वेलकम बैक टू कॉमर्स नेशन या इन विद कॉन्फिडेंस। माय नेम इज अमन। दोस्तों आज अपना जो चैप्टर है उसका नाम है कलेक्शन ऑफ डेटा, ठीक है। एंड ये चैप्टर का जो वीडियो नंबर है वो है लेक्चर नंबर 8, ठीक है। इसके पहले हमने बहुत सारे टॉपिक्स को डिस्कस किया है अपने स्टैटिस्टिक्स के, ठीक है। आज का जो टॉपिक है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि भैया जो अपनी स्टैटिस्टिक्स होती है वो कलेक्शन ऑफ डेटा के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है ना। डेटा को हम लोग कैसे कलेक्ट करते हैं, कितने टाइप्स के डेटा होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। तो ये आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस, ओके। तो दोस्तों हम अपने को पता है कि एक इन्वेस्टिगेटर को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए क्या चाहिए होता है, डेटा चाहिए होता है। वो डेटा जो नंबर्स के फॉर्म में हो, ठीक है ना। तो डेटा मतलब जिसके हिसाब से वो इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाएगा, ठीक है ना। बिना किसी इन्फॉर्मेशन के हम लोग क्या इन्वेस्टिगेशन करेंगे, कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो दोस्तों डेटा जो होता है वो होता है दो, एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। पहले तो आप दो बेसिक मीनिंग को समझिए कि प्राइमरी डेटा वो होता है जिसको इन्वेस्टिगेटर फर्स्ट टाइम कलेक्ट करता है, ठीक है ना। ये वो डेटा होता है जिसको इन्वेस्टिगेटर ने क्या किया है, फर्स्ट टाइम कलेक्ट किया है। इसके पहले इस डेटा को किसी ने भी कलेक्ट नहीं किया था, ठीक है। ये बात तो समझ में आ गई। इसको फर्स्ट हैंड डेटा बोलते हैं, ठीक है। सेकेंडरी डेटा का मतलब ये होता है कि ये वो डेटा है जिसको पहले किसी और इन्वेस्टिगेटर ने कलेक्ट किया था अपने इन्वेस्टिगेशन के लिए। अब दूसरा इन्वेस्टिगेटर उसके डेटा को यूज कर रहा है, मतलब कि ये वो डेटा है जिसको किसी और ने पहले इस्तेमाल किया था। अब हो क्या रहा है कि कोई दूसरा इन्वेस्टिगेटर इसको यूज कर रहा है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं सेकेंडरी डेटा। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस ये हो गया, ये फर्स्ट हैंड डेटा है, ये सेकंड हैंड डेटा है, ओके। आपको समझ में आ गया होगा। इसको सबसे पहली बार किया गया है, मतलब कलेक्ट किया गया है, ओके। अब यहां पे ध्यान दो, ठीक है। तो दोस्तों प्राइमरी डेटा इज द डेटा विच इज ओरिजिनली कलेक्टेड, जिसको सबसे पहले कलेक्ट किया गया है बाय इन्वेस्टिगेटर और एजेंसी। इन्वेस्टिगेटर ने खुद कलेक्ट किया है, उसने खुद कलेक्ट किया है, ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है ना, फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस, किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए। तो प्राइमरी डेटा आर दोज डेटा विच आर कलेक्टेड बाय इन्वेस्टिगेटर फॉर द फर्स्ट टाइम, उसने फर्स्ट टाइम अपने इन्वेस्टिगेशन के डेटा को कलेक्ट किया है, ठीक है ना। द सोर्स फ्रॉम विच द प्राइमरी डेटा इज कलेक्टेड, जिस सोर्स से डेटा को कलेक्ट किया गया है उसको बोलते हैं प्राइमरी सोर्स, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल यहां पे दिया गया है पॉपुलेशन सेंसस, हमारे देश की जो जनगणना होती है, ठीक है ना, कंडक्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि हमारे देश की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है हर 10 साल में एक बार, ठीक है। सच डेटा इज ओरिजिनल, ये क्या है, ओरिजिनल होता है, ठीक है ना। इट्स कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम, हर बार इसको फर्स्ट टाइम ही कलेक्ट किया जाता है एंड इसीलिए इसको फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन भी बोलते हैं, ठीक है। प्राइमरी डेटा वंस कलेक्टेड, जब इसको एक बार कलेक्ट कर लेते हैं तो ये सेकंड हैंड बन जाता है। क्या बन जाता है, ये सेकंड हैंड मतलब सेकंडरी डेटा बन जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा प्राइमरी डेटा आज दोस्त डेटा जो कि इन्वेस्टिगेटर इन्वेस्टिगेशन करने की कलेक्ट करता है फर्स्ट टाइम, इसके पहले किसी और ने इसको कलेक्ट नहीं किया था, ओके भैया, समझ में आ गया। अब आता है सेकेंडरी डेटा। ये कौन सा डेटा होता है भैया, ये वो होता है द डेटा विच इज नॉट डायरेक्टली कलेक्टेड, जो कि आपने डायरेक्टली या फर्स्ट टाइम कलेक्ट नहीं किया है, ठीक है ना, बट rather than obtain from the, या तो आपने कहीं पब्लिश्ड या तो अनपब्लिश्ड सोर्स में से इसको उठाया है। अब ये पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड सोर्स क्या होता है, पब्लिश्ड का मतलब होता है जब किसी डेटा को कोई ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया हुआ है, पब्लिश किया हुआ है। जैसे आईएमएफ ने, बहुत सारी बुक्स आती है आईएमएफ की, वो अपने बुक्स के अंदर डेटा को पब्लिश करता है, ठीक है ना। इकोनॉमिक सर्वे हो गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो गई, इनकी बुलेटिन्स आती हैं जिसमें ये हमारे देश के सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन के ऊपर डेटा को पब्लिश करते हैं। तो वो डेटा जो कि सरकार या फिर कोई संस्था मतलब मार्केट में छाप देती है किसी किताब के जरिए, ठीक है, इसको बोलते हैं पब्लिश डेटा। और अनपब्लिश का मतलब होता है वो डेटा जो कि पब्लिश या तो छापा नहीं जाता है, जो कि आम जनता को आसानी से नहीं मिलता। एग्जांपल के तौर पे कि आपके शहर में कितने लोगों ने बिजली का बिल टाइम पे नहीं भरा, इसका डेटा अनपब्लिश्ड होता है, ठीक है ना, ओके। तो आपको समझ में आ गया। इट इज ऑल्सो नोन एज, इसको हम लोग सेकंड हैंड डेटा भी बोलते हैं, ओके। दीज आर नॉट ओरिजिनल डेटा, ये ओरिजिनल डेटा नहीं होते हैं क्योंकि किसी और ने पहले इसको कलेक्ट किया था, अब दूसरा इन्वेस्टिगेटर इसको यूज करेगा, ओके ना। दीज आर नॉट ओरिजिनल डेटा since the enumerators or investigator themselves do not collect this data, वो लोग खुद इसको कलेक्ट नहीं करते हैं, they simply make use of data collected by other, किसी और ने उसको कलेक्ट किया था, ये लोग बस उसका यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स पब्लिश बाय द एसओ, इकोनॉमिक सर्वे पब्लिश बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो भैया इकोनॉमिक सर्वे बहुत ही अच्छी किताब होती है जो कि हमारे देश की सरकार इशू करती है, जिससे बहुत सारे इन्वेस्टिगेटर डेटा को उठा के इन्वेस्टिगेशन करते हैं, ठीक है, ओके।
अब दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछेगा डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा, तो आपको एग्जाम में अच्छा खासा पॉइंट पता होना चाहिए लिखने के लिए, ठीक है। तो चलो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। तो भैया पहला पॉइंट क्या है, प्राइमरी डेटा आर दोज डेटा विच आर कलेक्टेड फॉर दी फर्स्ट टाइम, इसको फर्स्ट टाइम कलेक्ट किया गया है, ठीक है ना। सेकेंडरी डेटा आर दोज डेटा दे हैव बीन ऑलरेडी बीन कलेक्टेड बाय सम अदर पर्सन, किसी और ने इसको कलेक्ट किया था, ठीक है। दीज आर ओरिजिनल, इसको ओरिजिनल बोलते हैं बिकॉज दीज आर कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर फॉर दी फर्स्ट टाइम, इसको फर्स्ट टाइम क्या किया गया है, कलेक्ट किया गया है। ये ओरिजिनल नहीं होते हैं क्योंकि किसी और ने इसको कलेक्ट किया था अपने पर्पस के लिए, ओके। दीज आर इन द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल, ये कच्चा सामान होता है, कच्चा डेटा, ठीक है ना, ओके। एंड दीज आर इन द फॉर्म ऑफ फिनिश फॉर्म, ये फिनिश फॉर्म में होता है क्योंकि किसी और ने इसको कलेक्ट किया था और अपने पर्पस के लिए यूज भी किया है, ठीक है ना, ओके। उसके बाद दोस्तों these are more reliable and suitable for the inquiry because these are collected for the particular purpose, ये ज़्यादा भरोसेमंद होता है क्योंकि इन्वेस्टिगेटर अपने पर्पस के हिसाब से डेटा को कलेक्ट करता है जो उसका पर्पस होता है, तो ये ज़्यादा भरोसेमंद है, ठीक है। ये मोर ज़्यादा भरोसेमंद होता है। these are not, ये कम भरोसेमंद होता है क्योंकि किसी और ने अपने पर्पस के लिए इसको कलेक्ट किया था। अब आप इसका इस्तेमाल करोगे तो काटना छाटना पड़ेगा, बहुत उसमें एडिटिंग करनी पड़ेगी, उतना भरोसेमंद नहीं होता है, ठीक है ना, ओके। कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा इज क्वाइट एक्सपेंसिव, ये भैया बहुत खर्चा होता है इसमें, ठीक है ना, बहुत इन टाइम ऑफ टाइम भी लगता है और मनी भी लगता है, ठीक है ना। इतना आसान नहीं है कि आप डेटा जाके आसानी से कलेक्ट कर लो, ओके। एंड ये क्या होता है, इसमें कम टाइम लगता है, कम पैसा लगता है क्योंकि आपको तो पैसा खर्च करना ही नहीं है, किसी और ने उठाया है, आपको उसका यूज करना है, वाह क्या बात है, ठीक है। अब नो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखो, प्रिकॉशन एंड एडिटिंग, यहाँ पे ध्यान दो। तो नो पर्टिकुलर प्रिकॉशन और एडिटिंग इज रिक्वायर्ड, ज़्यादा प्रिकॉशन सावधानी बरतने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बिकॉज क्योंकि आपने खुद अपने पर्पस के हिसाब से कलेक्ट किया है, ठीक है, एडिटिंग करने की जरूरत नहीं है। बट इसमें बहुत प्रिकॉशन भी लेने की जरूरत है और ध्यानपूर्वक काम करने की जरूरत है क्योंकि यहाँ पे किसी और ने उठाया डेटा, आपको उसका यूज करना है, तो भैया इसमें ध्यान देना पड़ता है, इसमें ध्यान देना नहीं पड़ता है, ठीक है। तो भैया अपने को समझ में आ गया कि प्राइमरी डेटा क्या होता है, सेकेंडरी डेटा क्या होता है, और हमने ये भी देखा कि डिफरेंस क्या होता है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ओके। अब दोस्तों आते हैं मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा। आपके एग्जाम में आएगा कि भैया कितने मेथड्स होते हैं प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के, तो भैया सब मेथड्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, सबके मेरिट्स डिमेरिट्स ध्यान से देखेंगे, ओके, ठीक है। तो भैया आपका नाम यहाँ पे देखते चलो आप लोग, पहला क्या है आपका, यहाँ पे देखो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, ठीक है भैया, ये है आपका पहला। दूसरा है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। तीसरा है इंफॉर्मेशन थ्रू करस्पॉन्डेंट। फिर टेलीफोनिक इंटरव्यू, मेड क्वेश्चन आया है एंड द क्वेश्चन आया फीड बाय द एनुमेटर्स। ये सब अपने को पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब पढ़ने जाए डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, बड़ा आसान सा, याद रखना हम लोग प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के मेथड पढ़ रहे हैं। ये है पहला मेथड जिसका नाम है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। बड़ा सिंपल सा मेथड है, इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है, यहाँ पे आप लोग देख लो, ठीक है ना, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। इसमें दोस्तों होता क्या है कि अंडर दिस मेथड इन्वेस्टिगेटर ऑब्टेन द फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिस्पोंडेंट देमसेल्फ, वो खुद इंफॉर्मेशन रिस्पोंडेंट से लेता है, खुद, ठीक है ना, ही पर्सनली, वो खुद जाता है, विजिट करता है रिस्पोंडेंट के पास में जो कि इंफॉर्मेशन देता है एंड उसे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है। तो यहाँ पे देखो भैया ये इन्वेस्टिगेटर है, ये आया है, इससे इंफॉर्मेशन को इकट्ठा किया है पर्सनली विजिट करके, ठीक है ना, लिखा भी हुआ है डायरेक्ट पर्सनली जाके इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करता है, बहुत टाइम भी लगता है इसके अंदर, ठीक है। सूटेबिलिटी, ये मेथड सूटेबल कब होता है, ये मेथड सूटेबल कब होता है, तो यहाँ पे देख लो आप लोग, पहला कि when detailed information has to be collected, भैया जब आपको डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है ना। when area of investigation is limited, जब भैया इन्वेस्टिगेशन का एरिया लिमिटेड है क्योंकि वो हर जगह जाके डेटा नहीं उठा सकता, ठीक है। when nature of inquiry is confidential, जब डेटा कॉन्फिडेंशियल होता है, आप चाहते हो कि किसी और को ना पता चाहिए। when maximum degree of accuracy is needed, जब आप चाहते हो डेटा एकदम सही उठे, कोई भी बायसनेस ना हो। when importance is given to originality, जब चाहते हो डेटा ओरिजिनल हो, ठीक है, एकदम सही डेटा हो, तब आप लोग ये मेथड इस्तेमाल करोगे। अब इसके फायदे क्या क्या हैं, पहला देखियो ओरिजिनलिटी, डेटा जो आपको मिलेगा वो कैसा मिलेगा, ओरिजिनल मिलेगा, एकदम खरा सोना। रिलायबल एंड एक्यूरेट, सही होगा
होगा, भरोसा कर सकते हो, और एक्यूरेट होगा, सही होगा एकदम। फ्लेक्सिबिलिटी, अपने हिसाब से चीजों को करेक्ट कर सकते हो, फ्लेक्सिबल होगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यूनिफॉर्मिटी, डेटा एक जैसा आएगा, अलग अलग नहीं आएगा, ठीक है ना, क्योंकि आपने इसको करेक्ट किया है तो सही से किया होगा, यूनिफॉर्म तरीके से, ठीक है। अदर इंफॉर्मेशन, अगर मान लो कि इन्वेस्टिगेशन करने के टाइम पे आपको लगता है कि कोई और इंफॉर्मेशन भी चाहिए तो आप तुरंत उससे पता कर सकते हो, क्योंकि आप खुद ही इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, अगर आप लोग इन्वेस्टिगेटर होगे तब, ठीक है। इकोनॉमिकल, ये अगर आपका इन्वेस्टिगेशन का जो फील्ड है वो छोटा है तो ये सस्ता पड़ता है, ठीक है ना, ओके। इकोनॉमिकल है। सूटेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चन, भैया चाहे जो क्वेश्चन पूछना हो, आपको अगर पर्सनल क्वेश्चन पूछना हो तो भी ये मेथड सूटेबल है, ठीक है ना, एक सस्ता भी है और सूटेबल भी है किसी भी टाइप के क्वेश्चन के लिए, ओके। तो ये हो गया इसका फायदा। आप लोग रीडिंग मान लो, बहुत ही सिंपल है, मैंने आपको पॉइंट्स बता दिए। उसका दोस्तों आता है डीमेरिट्स, क्या क्या इसकी कमियां होती हैं। तो कमियां देख लो, पहला है नॉट सूटेबल फॉर वाइड एरियाज, भैया जब आपका इन्वेस्टिगेशन का जो एरिया है बहुत ज़्यादा बड़ा होता है तो ये मेथड सूटेबल नहीं है। एक्सपेंसिव है, बहुत खर्चीला मेथड है। एंड टाइम कंज्यूमिंग, टाइम तो भैया बहुत लगता है, पर्सनली ज़्यादा डेटा उठाना बहुत टाइम लगता है। पर्सनल प्रिजुडाइज, अगर इन्वेस्टिगेटर बायस्ड हो गया तो भैया डेटा खराब उठेगा। एंड ट्रेन पर्सनल, अगर आप चाहते हो कि आप एनोमेटर्स की वजह से डेटा उठाओ, आपके जो एनोमेटर्स हैं उनकी वजह से डेटा उठाओ, तो आपको उनको ट्रेंड करना पड़ेगा और ट्रेनिंग का खर्चा अलग से होगा, ठीक है। ये भी आपका हो गया, ठीक है। अब दूसरा मेथड का नाम है इनडायरेक्ट ओआर इन्वेस्टिगेशन। इनडायरेक्ट, इसमें दोस्तों इसकी खास बात क्या है कि इन्वेस्टिगेटर इनडायरेक्ट तरीके से रिस्पोंडेंट की इंफॉर्मेशन को इकट्ठा कर लेता है, ठीक है ना, खुद नहीं जाता है बट किसी और पार्टी, थर्ड पार्टी की मदद से इंफॉर्मेशन को इकट्ठा कर लेता है, ठीक है। इसको भी देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्या है। अंडर दिस मेथड इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली अप्रोचिंग, वो डायरेक्टली नहीं जाता है, द इन्फॉर्मेंट, इसको हम लोग रिस्पोंडेंट भी बोलते हैं, इसको हम लोग रिस्पोंडेंट भी बोलते हैं, ठीक है ना, इसको आप लोग लिखे ना, ठीक है ना, इन्फॉर्मेंट को रिस्पोंडेंट भी बोलते हैं। तो अंडर दिस मेथड इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट अप्रोचिंग, डायरेक्ट अप्रोच करने से अलावा हम लोग डायरेक्ट अप्रोच नहीं करते हैं। इन्फॉर्मेंट, द इन्वेस्टिगेटर इंटरव्यू सेवरल अदर पर्सन्स, वो किसी और का इन्वेस्टिगेशन करता है एंड हु आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन टच विद द इन्फॉर्मेंट। मतलब मान लो कि अगर आप किसी गाँव में रहते हो, अगर मुझे आपके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपके गाँव में आएंगे, आपसे इन्फॉर्मेशन इकट्ठा नहीं करेंगे, आपके गाँव के प्रधान से पूछेंगे भैया इस फला घर में फला लड़का रहता है, हमको इसके बारे में जानना है, ठीक है, तो वो बता देगा। मतलब हम लोग जो भी रिस्पोंडेंट है उसकी इंफॉर्मेशन उससे ना पूछ के किसी ऐसे से पूछते हैं जिसको उसके बारे में पता होता है, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली वो उससे टच में होता है। तो मैक्सिमम गांव के अंदर कोई भी काम होता है ना तो गांव में घर में नहीं जाते हैं लोग, सीधे प्रधान के पास में जाते हैं, जो गांव का प्रधान होता है, मुखिया, एंड उससे सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर लेते हैं। तो ये आपका बेस्ट एग्जाम्पल था, ठीक है। सूटेबिलिटी, अब ये मेथड कब सूटेबल है, तो चलो इसको भी देख लेते हैं। ये मेथड सूटेबल कब है, व्हेन कंसर्न्ड इन्फॉर्मेंट आर अनेबल टू गिव, जब भैया जो इन्फॉर्मेंट है, इंफॉर्मेशन देने वाला रिस्पोंडेंट, वो इन्फॉर्मेशन देने की पोजीशन में नहीं होता है, जो या तो उसने इग्नोर कर दिया भैया हम नहीं देंगे, तब आप लोग क्या करोगे, इस मेथड का इस्तेमाल करोगे, ठीक है ना। एंड व्हेन द एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज लार्ज, जब आपके इन्वेस्टिगेशन का एरिया बहुत ज्यादा लार्ज है। व्हेन सीक्रेट और सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन अबाउट द इन्फॉर्मेंट हैज टू बी गैदर, जब आपको कोई सीक्रेट या फिर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन चाहिए तब इस मेथड का इस्तेमाल करोगे। व्हेन द प्रॉब्लम ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज कॉम्प्लेक्स, जब भैया इन्वेस्टिगेशन आप लोग बहुत कठिन टॉपिक के ऊपर कर रहे हो जिसपे एक्सपर्ट्स की ओपिनियन चाहिए, तब आप लोग इस मेथड का इस्तेमाल करोगे, ओके। तो ये सूटेबिलिटी हो गया। अब इसके फायदे क्या क्या हैं, इसके फायदे आप लोग देखो। पहला फायदा है वाइड कवरेज, आप ज्यादा एरिया कवर कर सकते हो, इकोनॉमिकल सस्ता होता है, फ्री फ्रॉम बायस, भैया ये बायस नहीं होता है, इन्वेस्टिगेटर बायसनेस नहीं दिखाता है, बट जिससे इंफॉर्मेशन ये है ना वो बायस हो सकता है, ठीक है ना, ओके। अब कमी क्या क्या है इसकी, इनडायरेक्ट इन्फॉर्मेशन, किसी के बारे में अगर आप इन्फॉर्मेशन पूछोगे, अगर वो उसका दुश्मन होगा ना तो उसके बारे में खराब इन्फॉर्मेशन दे देगा और डेटा खराब आ जाएगा, तो ये बड़ी दिक्कत की बात है, ठीक है। लैक ऑफ एक्यूरेसी, डेटा कभी कभी खराब एक्यूरेट नहीं आ पाता अपने पास, ठीक है। पार्शियलिटी ऑफ विटनेस, भैया इंफॉर्मेशन देने वाला पार्शियल हो जाए, भेदभाव कर
फायदे, भाई दिक्कत की बात है। लैक ऑफ इंटरेस्ट ऑफ इन्फॉर्मेंट, जब इन्फॉर्मेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला इंटरेस्ट नहीं दिखाता है तो भैया आप किसी और से पूछो तो कितना सही इन्फॉर्मेशन मिलेगा, ठीक है। लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, डेटा भिन्न भिन्न प्रकार का मिलेगा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का मिलेगा, जिससे आपको इन्वेस्टिगेशन में दिक्कतें आएंगी, ठीक है। ये भी हो गया। दोस्तों ये जो सूटेबिलिटी है ना, आप इस सूटेबिलिटी को फीचर्स में लिख सकते हो, ठीक है, आपका टॉपिक थोड़ा बड़ा हो जाएगा। अब आता है इंफॉर्मेशन थ्रू करस्पॉन्डेंट। दोस्तों यहाँ पे होता क्या है, करस्पॉन्डेंट का मतलब क्या होता है कि भैया अब देखो जैसे न्यूज रिपोर्टर भाई जो होते हैं ना, अपना हर शहर के अंदर करस्पॉन्डेंट रखते हैं, लोकल लोगों को रखते हैं, एंड वहाँ पे कोई भी चीजें होती हैं तो वहाँ के लोगों से इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर लेते हैं। इससे टाइम उनको क्या बोलते हैं, कम लगता है और कम टाइम पे इन्फॉर्मेशन इकट्ठा हो जाती है, ठीक है। तो चलो इसको देखते हैं, ठीक है। अंडर दिस मेथड लोकल एजेंट्स, जो लोकल एजेंट्स वहां पे आते हैं, एंड करस्पॉन्डेंट्स जो कि लोकल वहां पे होते हैं, उनको अपॉइंट कर देते हैं और उनको ट्रेन कर देते हैं, ठीक है ना, टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, जिससे कि इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा किया जा सके फ्रॉम दी रिस्पॉन्डेंट। जैसे मान लो दोस्तों, अब जितने भी न्यूज चैनल वाले हैं, बनारस के अंदर काशी विश्वनाथ टेम्पल को डेवलप किया गया, ठीक है ना। अब हुआ क्या, यहाँ पे जब डेवलप किया गया तो पूरे दुनिया भर के न्यूज चैनल ने क्या किया हुआ था, अपने कुछ ना कुछ करस्पॉन्डेंट को, लोकल एजेंट्स को यहाँ पे रखा हुआ था। उन्होंने इंफॉर्मेशन को यहाँ से गैदर करके उनको पहुंचा दिया, यहाँ की सारी इंफॉर्मेशन वहां तक पहुंच गई, उन्होंने दुनिया भर में दिखा दिया। इसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन थ्रू करस्पॉन्डेंट। जब कोई अपने लोकल एजेंट्स की मदद से क्या करता है, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, तो उसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन टू करस्पॉन्डेंट, ठीक है ना। जैसे भैया न्यूज रिपोर्टर जो होते हैं, अब मान लो कोई न्यूज चैनल है, XYZ न्यूज चैनल है, उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए, सपोज कि मान लो कहीं पे एक्सीडेंट हो गया, तो भैया वो वहां पे भेज नहीं पाएगा ना तुरंत उसको, तो उस एरिया में, उस शहर के अंदर हो सकता है कि उसके कोई लोकल एजेंट्स हो जिसको उसने ट्रेनिंग देके रखी हो, तो वो वहां पे जाके इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करके उसको पहुंचा देंगे, तो टाइम भी बच गया, पैसा भी बच गया, वहां से आएंगे, वेट करेंगे, तब तक तो इन्फॉर्मेशन ही खत्म हो जाएगी, ठीक है, ओके। अब ये मेथड सूटेबल कब कब होता है, ये मेथड सूटेबल कब कब होता है, तो यहाँ पे देखो व्हेन रेगुलर, जब आपको कॉन्टिन्यूअस इंफॉर्मेशन चाहिए किसी चीज की, तो आप इसका इस्तेमाल करते हो। व्हेन द एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज वेरी लार्ज, जब भैया इन्वेस्टिगेशन का एरिया बहुत ज्यादा लार्ज होता है। व्हेन हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज नॉट रिक्वायर्ड, जब आपको ज्यादा एक्यूरेसी नहीं चाहिए, बस आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, ज्यादा सही डेटा नहीं चाहिए, बस इंफॉर्मेशन चाहिए कि भैया कैसे भी तेजी से इंफॉर्मेशन आपके पास आ जाए। क्या बात है, बहुत सही, ठीक है। अब इसके फायदे क्या क्या है, इसका फायदा ये है वाइड कवरेज, ये तो बताने की बात नहीं है भैया, ठीक है। फिर इकोनॉमी, सस्ता पड़ता है। सूटेबल फॉर द स्पेशल पर्पस, किसी स्पेशल पर्पस की मेथड सूटेबल हो सकता है, ठीक है ना। कॉन्टिन्यूटी, जब आपको इन्फॉर्मेशन लगातार चाहिए, आप चाहते हो कि आपको इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे, तो ये मेथड बड़ा काम का है, ठीक है। लेकिन ध्यान देना, लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, डेटा अलग अलग मिलेगा। अब जैसे मान लो कि कहीं एक्सीडेंट हुआ, तो आप न्यूज में देखते होगे कि 120 लोगों की डेथ हुई, फिर दूसरे चैनल पे देखते होगे 115 लोगों की, फिर तीसरे चैनल पे 112 लोगों की, तो भैया 3 चैनल अलग अलग डेटा दिखा रहे हैं, ये इसी कारण से होता है, ठीक है ना। डिग्री डेंजर ऑफ पार्शियलिटी, लोग पार्शियल हो जाते हैं, भेदभाव कर देते हैं, इंफॉर्मेशन देने के टाइम में क्या करते हैं, भेदभाव कर देते हैं, तो डेटा सही नहीं पहुंचता। फिर लैक ऑफ एक्यूरेसी ऑफ हाई डिग्री, ज्यादा सही इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचती है इसके अंदर, हमेशा डेटा कट पिट के पहुंचता है। टाइम कंज्यूमिंग, थोड़ा टाइम भी लगता है, क्योंकि जो चीजें जहां पे हो रही हैं वहां से इंफॉर्मेशन उठा के पहुंचाने में टाइम लगता है, तो ये टाइम कंज्यूमिंग है, ओके। अब दोस्तों अपना है चौथा मेथड, जिसका नाम है टेलीफोनिक इंटरव्यू। भैया कितना आसान है, फोन घुमाया इंफॉर्मेशन इकट्ठा करिए, इसको बोलते हैं टेलीफोनिक इंटरव्यू, जो कि आज के टाइम पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के हम लोग उसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो अंडर दिस मेथड डेटा इज कलेक्टेड थ्रू इंटरव्यू ओवर द टेलीफोन, टेलीफोन घुमाते हैं उसको और सीधे उसे इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है ना। बड़ा सस्ता मेथड है ये तो। अब सूटेबिलिटी, ये मेथड सूटेबल कब है आपका, तो यहाँ पे ध्यान दो, ये मेथड आपका सूटेबल है व्हेन रिस्पोंडेंट हैव टेलीफोन, जब उसके पास टेलीफोन होगा तभी ना सूटेबल होगा, ठीक है। व्हेन डेटा इज टू बी कलेक्टेड ऑन अ शॉर्टर ड्यूरेशन, आपको कम टाइम के अंदर इंफॉर्मेशन चाहिए, फोन घुमाओ इंफॉर्मेशन, ये जो क्या बात है, बहुत कम टाइम पे इंफॉर्मेशन आ जाएगी आपके पास में। अब इसके फायदे क्या क्या है, इसका फायदा क्या है देखियो, वाइड कवरेज, आप घर बैठे बैठे पूरी दुनिया का डेटा कलेक्ट कर सकते हो, बहुत सही। इकोनॉमिकल, सस्ता पड़ता है। एंड क्लैरिफाई डाउट, कोई भी डाउट है उस डाउट को तुरंत आप क्लियर कर सकते हो, ठीक है।
उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ध्यान दो, इसकी कमियां क्या क्या है। लिमिटेड यूज, आप हर टाइप की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए इस मेथड का इस्तेमाल नहीं कर सकते, लिमिटेड यूज है। विजुअल फीडबैक इज नॉट पॉसिबल, भैया यहाँ पे विजुअल फीडबैक पॉसिबल नहीं होता है। मतलब मान लो हम पुलिस वाला इन्वेस्टिगेशन कर रहा है और मान लो सामने बैठा हुआ है, अगर पूछेगा तो क्वेश्चन पूछने पर सामने वाला घबराएगा ना, तो पुलिस वाला उसके चेहरे को देख के समझ जाएगा। बट फोन पे तो सामने वाला क्या बोल रहा है, उसका विजुअल फीडबैक कैसा है, कैसा वो सोच या कैसा दिख रहा है, आपको पता ही नहीं है, तो हो सकता है कि कुछ इंफॉर्मेशन सही ना आ पाए, ठीक है ना। जैसे जब पुलिस वाला अगर सोच लो किसी मर्डर के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है और वो फोन करके पूछे कि भैया आपने वहां पे कब थे, आप कहाँ थे, तो भैया तो सही इन्फॉर्मेशन नहीं आ पाएगी। पुलिस वाला जब सामने जाएगा, बैठेगा, भैया आप उस दिन कहाँ पे थे, तो हो सकता है कि वो देख के थोड़ा सा डरे, जिससे इन्फॉर्मेशन सही मिल पाएगी, ठीक है ना। तो विजुअल फीडबैक पॉसिबल नहीं होता इसके अंदर, ठीक है। तो भैया आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, बड़ा आसान मेथड था, ठीक है। ठीक है, अब आता है मेड क्वेश्चन आया है। अब दोस्तों क्वेश्चन आया क्या होता है, क्वेश्चन आया का मतलब होता है एक जिसके अंदर आपके इन्वेस्टिगेशन के पर्पस से जुड़ा हुआ क्वेश्चंस होते हैं बहुत सारे। ये क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो सकते हैं, फिंग द ब्लैंक हो सकते हैं, यस नो हो सकते हैं, या फिर क्वेश्चन लिखा हो और कॉलम दिया हो आंसर लिखने का। तो क्वेश्चन आया होता क्या है, लिस्ट ऑफ क्वेश्चन, एक डॉक्यूमेंट होता है, एक पन्ना होता है जिसके अंदर आपके इन्वेस्टिगेशन से जुड़ा हुआ सारा क्वेश्चन होता है, जो कि आप रिस्पोंडेंट को देके या तो खुद आप उसको फिल करते हो, जिससे इन्वेस्टिगेशन के डेटा को कलेक्ट कर सको। तो होता क्या है, मेड क्वेश्चन आया है, आप लोग उसको पोस्ट ऑफिस की देखिए, देखो आप लोग भैया क्या करोगे, मान लो कि आपका इंफॉर्मेशन देने वाला बहुत दूर आता है, आपने एक क्वेश्चन आया बनाया, लिस्ट ऑफ क्वेश्चन पेज के अंदर लिफाफे में उसको डाला, एंड साथ में आपने स्टैंप जो ड्यूटी होता है, स्टैंप पेपर, वो भी खरीद के डाल दिया अलग से, एंड उसको भेज दिया। अब ये क्वेश्चन आया पहुंच जाएगा रिस्पोंडेंट के पास में, वो उसको निकालेगा, इंफॉर्मेशन को पढ़ेगा, डेटा को फिल करेगा, फिर जो आपने टिकट भेजा उसको लगा के आपको वापस भेज देगा। अगर आप टिकट नहीं भेजोगे ना तो वो आपको भेजेगा नहीं, शायद ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। जब उसको पैसा खर्चा करना पड़े तो वो नहीं करेगा, इसलिए ये हो सकता है कि इन्वेस्टिगेटर ने उसको स्टैंप जो पेपर होता है वो भेज दिया हो, ठीक है ना, जो टिकट होती है। ओके, तो ये आपको समझ आ गया होगा। देखो अंडर दिस मेथड होता क्या है, क्वेश्चन आया है कंटेनिंग एंड नंबर्स ऑफ क्वेश्चन, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो कि इन्वेस्टिगेशन के पर्पस से प्रिपेयर किया गया था। इट इज देन सेंड टू द इन्फॉर्मेंट, उसको इन्फॉर्मेंट पास में भेजा जाता है बाय द पोस्ट, पोस्ट ऑफिस की मदद से या फिर कैसे भी, ठीक है, अलॉन्ग विद द इंस्ट्रक्शन कि भैया उसको फिल कर देना, ठीक है, वो फिल कर देगा। द इन्फॉर्मेंट आफ्टर फिल करने के बाद में द क्वेश्चन आया है सेंड इट बैक टू द इन्वेस्टिगेटर, वो वापस भेज देगा, याद रखना लिफाफे में डाल के भेजेगा, उसके अंदर टिकट्स भी होंगी, ठीक है, एंड टिकट्स को वो क्या करेगा दोस्तों, टिकट्स को निकाल के, ठीक है ना, वापस चिपका के भर के वापस भेज देगा, ठीक है, ये भी हो गया अपना। तो भैया ये मेथड सूटेबल कब कब होता है, व्हेन द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज वेरी लार्ज, जब भैया इन्वेस्टिगेशन की जो एरिया होती है लार्ज होती है, एंड व्हेन रिस्पोंडेंट आर इरिटेटेड, जब वो पढ़ा लिखा होता है तब ये मेथड सूटेबल होता है, एंड जब वो कोऑपरेट करता है अपने साथ में, ठीक है। अब इसके फायदे क्या क्या है, पहला फायदा यहाँ पे देख लो, पहला फायदा यहाँ पे है वाइड कवरेज, इसके कवरेज बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत ज्यादा, आप जहां चाहे वहां भेज दो। इकोनॉमी, सस्ता पड़ता है, ठीक है, सस्ता पड़ता है, ओरिजिनल इंफॉर्मेशन मिलती है, फ्री फ्रॉम बायस, डेटा बायस नहीं होता, एंड मेंटेन सीकेसी मेंटेन आती है। ओके, बहुत सही। अब इसके डिमेरिट्स क्या क्या है, इसका डिमेरिट्स यहाँ पे देख लो, लिमिटेड स्कोप, इसका स्कोप क्या है, लिमिटेड है, ज्यादा काम के इस्तेमाल नहीं कर सकते। यस एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, डेटा हो सकता है कि कम एक्यूरेट हो, कम काम का हो, ठीक है ना। लैक ऑफ इंटरेस्ट, भैया रिस्पोंडेंट ने, इन्फॉर्मेंट ने बिना इंटरेस्ट के क्वेश्चन आयर को फिल कर दिया, कभी कभी होता है ना जब आप क्वेश्चन आयर फिल करते हो तो बिना इंटरेस्ट के फिल कर देते हो, तब कोई फायदा नहीं है, ठीक है। चांसेस ऑफ मिस इंटरप्रिटेशन, हो सकता है कि पढ़ने वाला पढ़ के कुछ और समझिए और कुछ और आंसर लिख दे, तो डेटा सही नहीं उठेगा, एंड टाइम कंज्यूमिंग, बहुत टाइम लगता है, आप बनाओगे, भेजोगे, वो भरेगा, भेजेगा, तो टाइम लगेगा, ठीक है, ये भी आपका हो गया, ठीक है। तो आपने सारे मेथड को देखिए। अब आता है क्वेश्चन आया फीड बाय एनुमरेटर्स, भाई इसमें क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दो कि अंडर दिस मेथड एन एनुमरेटर पर्सनली विजिट द इन्फॉर्मेंट, वो इन्फॉर्मेंट के पास में खुद जाएगा,
ठीक है ना। क्वेश्चन आया कोई एक एंड उससे पूछ के इन्फॉर्मेशन को खुद भरेगा। इसमें क्या होता है, क्वेश्चन आया फीड बाय द एनोमेटर्स, यहाँ पे एनोमेटर्स वो लोग होते हैं जो इन्वेस्टिगेटर को हेल्प करते हैं डेटा के कलेक्शन में, ठीक है, ये ट्रेंड होते हैं। तो जब भैया जनता रिस्पोंडेंट पढ़ी लिखी नहीं होती है, ये ट्रेंड नहीं होती है, तब क्या होता है कि एनोमेटर क्वेश्चन आया कोई एक खुद जाता है और उनसे इंफॉर्मेशन पूछ के खुद ही भर देता है। इसको बोलते हैं क्वेश्चन आया फीड बाय द एनोमेटर्स। अंडर दिस मेथड एनोमेटर पर्सनली विजिट द इंफॉर्मेंट अलोंग विद द क्वेश्चन आया है, आस्क क्वेश्चन आस्क करता है एंड नोट डाउन देयर रिस्पांस इन द क्वेश्चन आया इन हिज ओन लैंग्वेज, अपनी लैंग्वेज में लिख देता है या फिर यस नो मल्टीपल चॉइस जो भी है वो कर देगा। द क्वेश्चन आया फीड बाय इन्वेस्टिगेटर, जब क्वेश्चन आया इन्वेस्टिगेटर या फिर एनोमेटर्स खुद भरते हैं पूछ के इंफॉर्मेशन को, तो उसको शेड्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दोनों चीज सेम है। क्वेश्चन आया का मतलब होता है आपने बना के दे दिया, उसने भर के दे दिया रिस्पोंडेंट ने। शेड्यूल भी क्वेश्चन आया ही होता है, बस आप इंफॉर्मेशन पूछ के खुद भरते हो। ओके, सुटेबिलिटी, ये मेथड सुटेबल कब है, दिस इज मोस्ट सुटेबल वेयर एडुकेट फाइनेंस एंड ट्रेंड एनोमेटर आर अवेलेबल, जब खूब पैसा आपके पास में है, खूब एनोमेटर्स हैं एंड भैया जब क्या बोलते हैं, याद रखना ये मेथड सुटेबल तभी होता है जब आपका क्या बोलते हैं रिस्पोंडेंट इलिटरेट होते हैं तब, ठीक है। इसके फायदे क्या क्या है, वाइड कवरेज, बहुत ज्यादा एरिया कवर होता है, एक्यूरेट एंड रिलायबल, भरोसेमंद इंफॉर्मेशन मिलती है, बेटर रिस्पांस, ज्यादा अच्छा रिस्पांस मिलता है। आपको लिखना हो ना अच्छे से नहीं लिखोगे, बताना हो तो खूब बता दोगे। लिमिटेड चांस ऑफ पार्शियलिटी, जो पार्शियलिटी कम करते हैं। यूजफुल इन केस ऑफ इरिटेट रिस्पोंडेंट, जब जनता पढ़ी लिखी नहीं होती है तब ये ज्यादा यूजफुल होता है। टीममेट्स क्या क्या है, बहुत ज्यादा खर्चा होता है भैया इसके अंदर, टाइम कंज्यूमिंग बहुत है, लोग पार्शियल भी हो सकते हैं या फिर आप पार्शियल हो जाओ, आपने भेदभाव कर दिया, या फिर इनएबिलिटी ऑफ द एनोमेटर, जब भैया एनोमेटर इनेबल है मतलब कैपेबल नहीं है लोगों से इंफॉर्मेशन को पूछ के फ्री कर सके, तब भैया ये पॉसिबल नहीं हो पाता कि इसको यूज करो, ठीक है। हमने यहाँ पे अच्छे से भैया अब है कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वेश्चन आया है, तो अब इसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है दोस्तों। ये टॉपिक हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, वरना आपका लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा एंड आप लोग को थोड़ा सा बोरिंग लगने लगेगा, ठीक है, इसलिए इसको नेक्स्ट पार्ट के अंदर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। एंड अभी तक कोर्सेज को ज्वाइन नहीं किया है तो वेट मत करो, कॉमर्स सेशन के ऐप को डाउनलोड करो गूगल प्ले स्टोर से। कोई भी डाउट है दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करो दोस्तों, आप कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे आपको ये नोट्स भी मिलेगा, चाहोगे तो आपके घर तक ये नोट्स पहुंच जाएगा दोस्तों। एंड कोई भी डाउट है बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड कॉमर्स सेशन के ऐप को डाउनलोड कर लेना, ठीक है। आप लोग चाहो तो मुझे पर्सनली भी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, मेरा नाम सर्च करना, आपको वहां पे मैं आसानी से मिल जाऊंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।